हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड की साइंस और उसमें हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्लड डायनामिक्स। तो देखते हैं इसमें कैसे संभावित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं और 30 सेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लड डायनामिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो उसमें पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना हो। तो देखिए, फ्लड तरल, इसका जो पृष्ठ तनाव है वो तापमान के व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। इसके अलावा जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं, जैसे पानी में नमक चीनी घुलनशील होती है, तो ये इससे पृष्ठ तनाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो क्या करती हैं, पृष्ठ तनाव को घटाती है। जैसे एग्जांपल है जल प्लस केरोसिन। जो भारहीनता की स्थिति होती है उसमें जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इस कंडीशन में W इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होती। तो भारहीनता की स्थिति में केशनली में जो द्रव है वो संपूर्ण ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि अपर्याप्त लंबाई की केशनली हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई केशनली है, उसकी एक लंबाई दे दी जाती है और उस केशनली को एक लेंथ से काट दिया जाता है, तो उसके बाद केशनली में द्रव चढ़ेगा या उतरेगा ये पूछ लिया जाता है। तो द्रव क्या होगा, ऊपर चढ़ के अपनी वक्रता त्रिज्या है जो जैसे केशनली है, इसमें ये द्रव ऐसे चढ़ता रहेगा ऊपर और ये अपनी वक्रता त्रिज्या में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। अब यदि हमारे पास दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के साबुन के बुलबुले हैं और उनको हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो वायु है छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले में जाएगी, क्योंकि जो छोटा बुलबुला होता है उसमें वायु का प्रेशर अधिक होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो गोले हैं, ये दो बुलबुले मान लें हम, और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। अब ये दोनों बुलबुले यदि समान त्रिज्या के हैं तो इनकी परिणामी सतह की आकृति कैसी होगी। ये इनकी परिणामी सतह है और उसकी त्रिज्या हमने R मानी, तो उसी की त्रिज्या R बराबर होती है R1 डॉट R2, R1 माइनस R2। यदि यहाँ R1 R2 से बड़ा है तो ये R1 माइनस R2 करते हैं, और यदि R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 करते हैं। और यदि दोनों R1 इक्वल टू R2 होती हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा R है ये इन्फिनेटिव हो जाता है, और जो उभयनिष्ठ जो सतह है उसकी त्रिज्या कैसी हो जाती है, हमारी समतल हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रांतिक वेग है vc, उसका फॉर्मूला क्या होता है। vc इक्वल टू होता है k ईटा अपॉन में डी आर, यानी क्रांतिक वेग होता है कन्हैया से डरो के ईटा डी घनत्व आर त्रिज्या। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो के रेनॉल्ड्स संख्या है इसका मान कितना होता है। तो धारा रेखीय प्रभाव होता है, यानी कि जिसमें द्रव का प्रवाह एक रेखा के रूप में होता है, उसके लिए ये 2000 से कम या उसके बराबर होता है। जो गैसों की श्यानता ताप के समानुपाती होती है और द्रव की जो श्यानता है वो ताप के विरुद्ध समानुपाती होती है। एक पोइजली का जो श्यानता गुणांक होता है ईटा बराबर होता है पाई पी आर की घात 4 अपॉन में 8L क्यूब, यानी कि ईटा है ये R की घात 4 के समानुपाती होता है। कई एग्जाम में सांतत्य समीकरण पूछ ली जाती है कि सांतत्य समीकरण होती है A1V1 इक्वल टू A2V2। ऐसे ही जो श्यान बल के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ जो श्यान बल है त्रिज्या R के समानुपाती
और जो वेग v है उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए कि बर्नौली प्रमेय अक्सर पूछी जाती है, या तो ये इस फॉर्म में पूछी जाती है कि बर्नौली प्रमेय का कथन है P प्लस हाफ dv² प्लस dgh, जहाँ d घनत्व है, v वेग है, h ऊंचाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मान क्या होता है, नियत होता है। प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय भी पूछ ली जाती है, तो ये इस फॉर्म में होती है कि इसमें d का हम भाग दे देते हो, P/d हाफ v², यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d का भाग देते तो प्लस GH इक्वल टू नियत। इसे हम बोलते हैं दाब शीर्ष, इसे हम बोलते हैं वेग शीर्ष, और इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। तो इनका मान क्या होता है, नियत होता है। अब एक क्षैतिज नली है, ये ऐसे कोई नली है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं इस सिरे से h1 है, इस सिरे से h2 है। तो क्षैतिज नली के केस में h1 इक्वल टू h2 होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ये हिस्सा तो गायब हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ dv1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ dv2 का स्क्वायर। अक्सर चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, कई बार ही पूछा गया है। जैसे सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था ये, और लेक्चरर 2014 में पूछा गया था। इसके अलावा सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई स्थिराव वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू √2gh। और ये कोई h ऊंचाई का एक पात्र है जिसमें पानी भरा है, इसमें इसके ऊपरी हिस्से से h ऊंचाई पर एक छिद्र कर दिया जाता है, तो उससे गिरने वाले जल द्वारा तय की गई दूरी हम मान लेते हैं r। तो यही पूछता है कि जो क्षैतिज प्रास या इस छिद्र से गिरने वाले जल द्वारा तय दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या होती है, 4 इंटू समय, तो चाल या वेग तो क्या हो गया इसका √2gh, और समय कितना होता है, t इक्वल टू √2h माइनस h। h संपूर्ण ऊंचाई है और स्मॉल h ये छिद्र की ऊपरी सतह से जो छिद्र की ऊंचाई स्मॉल h अपन में g, ये समय होता है। तो इन दोनों का गुणनफल आता है r इक्वल टू 2√h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि तय की गई क्षैतिज परास अधिकतम होगी जब r इक्वल टू होगा कैपिटल H के, और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस ऊंचाई पर क्षैतिज परास अधिकतम होगी, जब स्मॉल h है इसका मान h अपॉन में 2 के इक्वल। छोटे क्वेश्चन में ये बन जाता है कि वायुदाबी का पारा अचानक बढ़ जाता है तो ये किसका संकेत है कि मौसम साफ रहेगा। और यदि वायुदाब या बैरोमीटर जिसे हम बोलते हैं कि पारा एकाएक गिर जाता है तो ये किसका संकेत है, आंधी या तूफान आने का। यदि वायुदाबी का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। जब द्रव में शांता अणुओं के मध्य संचलक बलों के कारण होती है, और गैसों में जो शांता है वो विसरण के कारण होती है। जो गाढ़े द्रव है जैसे शुद्ध द्रव, ग्लिसरीन, कोलतार, इनकी शांता पतले द्रव जैसे जल तेल की शांता से क्या होती है, अधिक होती है। जब गोलीय बूंद के लिए दाबाधिक्य कितना होता है, 2T अपॉन में R। एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है ये। साबुन के बुलबुले के अंदर दाबाधिक्य कितना होता है, 4T अपॉन में R। ये जो गोली बूंद के लिए दाबाधिक्य होता है इसका 2 गुना होता है। ये स्पर्श कोण या संपर्क कोण क्या होता है, अब स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। तो शुद्ध जल व कांच के लिए होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
और शुद्ध जल व चांदी के लिए होता है थीटा इक्वल टू 90। साधारण जल व कांच के लिए थीटा का मान होता है 8 डिग्री। पारे या कांच के लिए थीटा का मान होता है 135 डिग्री या 140 डिग्री। एनसीईआरटी में जैसे आपको ये 135 मिल जाएगा और कई बुक में ये 140 भी मिलता है। ओकेजनली में चढ़ने वाले जो द्रव की ऊंचाई क्या होती है या द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 2T cos थीटा अपन में RGD। यानी इसको हम यार ट्रिक से याद रख सकते हैं कि H इक्वल टू हैंड से 2T, टोटी को रगड़, हैंड से 2T को रगड़। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जल का घनत्व किस टेम्परेचर पे अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से आप देख सकते हैं H, ये T क्या है, टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, R त्रिज्या है, G त्वरण है और D घनत्व है। तो H समानुपाती T, H व्युत्क्रमणपाती 1/r और ये यहाँ से ये G के व्युत्क्रमणपाती है और T के व्युत्क्रमणपाती है। कि पानी का जो तनाव है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, अधिकतम होगा। तो एक न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, ये सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट ग्रेड में भी, कि सीमांत चाल या फिर अंतिम वेग वो कितना होता है, v इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू सी, यानी कि v समानुपाती r²। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, v समानुपाती r² से। इसके न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। यदि जल कांच को भिगोता है, यानी कि आसंजक बल ससंजक बल से अधिक है। ससंजक बल क्या होता है कि स्वयं के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है ससंजक बल होता है, और दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ लगने वाला जो बल होता है वो आसंजक बल होता है। कांच से पारा नहीं चिपकता क्योंकि इसका स्वयं का जो ससंजक बल है वो आसंजक बल से अधिक होता है। और ये सेकंड ग्रेड 2018 में एक एग्जाम्पल पूछा है कि कोई द्रव है, उसमें एक गोला गिर रहा है, अंतिम वेग v है और इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो वेग क्या होगा। ये जैसे इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है v समानुपाती r²। त्रिज्या क्या की इसकी दुगनी, तो त्रिज्या दुगनी करने पर ये क्या हो जाएगा 4r², यानी कि ये पहले का क्या हो जाएगा 4 गुना। इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2012 में कि 2 mm त्रिज्या का एक गोला है, किसी द्रव में गिरता है, उसका अंतिम वेग 5 सेंटीमीटर है। तो इस पदार्थ का गोला जिसकी त्रिज्या 4 mm है, तो अंतिम वेग क्या होगा। पहले इसका वेग जो 2 mm त्रिज्या पे कितना था, 5 सेंटीमीटर था, यानी कि ये r1 है और ये v1 है। उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी होगी r2, तो इसका अंतिम वेग यानी कि v2, ये अंतिम वेग के लिए फॉर्मूला है। तो v1 अपॉन में v2 इक्वल टू r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर। ये जो 2 mm त्रिज्या पे वेग है v1 5, v2 ज्ञात करना है, r1 है 2 और r2 है 4, तो v2 का मान आ जाता है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब कोई जल की बूंद है, उसको n छोटी बूंदों में तोड़ रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू होता है 4πt r² n 1/3 माइनस 1। T पृष्ठ तनाव है और R जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या है, और n उसे कितनी बूंदों में तोड़ रहे हैं। जैसे ये कोई एक बूंद है और इसको हमने मान लो कि 8 बूंदों में तोड़ दिया, तो n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जल की कोई बूंद है, उसकी त्रिज्या को हम r1 से r2 कर रहे हैं, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T इक्वल टू TA, T इक्वल टू T इंटू WA। इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि W बराबर टा, यानी कार्य की कहने पर टाटा कर देते हैं। W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, T बराबर W इक्वल टू T इंटू A2 माइनस A1। अब कोई बूंद है, उसकी जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² होता है, तो 4πr2
का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो W इक्वल टू 4 पाई T R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो इससे हम निकाल सकते हैं। यदि साबुन के घोल से V1 आयतन का बुलबुला बनाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उसी घोल से 2V आयतन का बुलबुला बनाने में कार्य कितना होगा। तो देखिए आयतन क्या होता है, साबुन का बुलबुला गोल है तो गोले के लिए कितना होता है आयतन, 4/3 पाई R स्क्वायर। तो V आयतन पे है 4/3 पाई R क्यूब, 2V आयतन पे क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से हम V1 अपॉन जो पहला आयतन है और दूसरा आयतन उनका अनुपात ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/2 की घात 1/3। अब चूँकि W समानुपाती होता है R स्क्वायर के, यानी कि W अपन में W2 इक्वल टू R1 अपन में R2, तो W अपन में W2 इक्वल टू ये 1/2 है, और इसका यहाँ से क्या है R स्क्वायर, और R स्क्वायर का भी क्या है 1/3, तो इसका स्क्वायर कर ले तो ये 1/4 आ जाएगा और ये 1/3 ऐसे कैसे। तो W2 क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/3 इंटू W1। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।